हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था एरे के प्रकार और एरे को किस प्रकार मेमोरी घेरते हैं, वो सारी चीज पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे सी भाषा में स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से हैं। हमारी हेडिंग हो जाएगी सी भाषा में स्ट्रिंग फंक्शन। उस दिन मैंने आपको पिछली वाली क्लास में इनके नाम तो बताए, लेकिन दोबारा से लिख देते हैं। सबसे पहले होगा str, स्ट्रिंग को शॉर्टकट में str लिखते हैं। str सबसे पहले आएगा str cpy कॉपी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। दूसरा है str केट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। तीसरा है str लेंथ, इसमें स्ट्रिंग होनी रहेगी। चौथा है str कैम स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अगला str chr कैरेक्टर str1 chr1। 6 str। ये अब देखिए, ये जो फंक्शन है ये अगले वाली यूनिट में आपको पूरा डिटेल से ये उदाहरण सहित समझेंगे, लेकिन अभी आपको इनकी परिभाषा बता देते हैं। str cpy का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। यानी शॉर्टकट इसको cpy लिखा है, जबकि इसका पूरा मतलब होता है कॉपी। यानी str cpy क्या करेगा, str1 और str2, यानी str1 के अंदर str2 की कॉपी करेगा। यानी स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 की कॉपी करना, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग 1 के अंदर स्ट्रिंग 2 को कॉपी करना है तो हमें strcpy फंक्शन यूज में लेना होगा। अगला है str केट क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 के पीछे स्ट्रिंग 2 को ऐड करेगा। यानी स्ट्रिंग 1 के अंत में स्ट्रिंग 2 को जोड़ना। जैसे मान लेते हैं यहां लिखा है राम, एक स्ट्रिंग में, दूसरी स्ट्रिंग में लिखा है गोपाल। अगर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे str केट का, तो इस फंक्शन के द्वारा ये जब स्ट्रिंग है ये जुड़ जाएगी राम गोपाल, ऐसे ही स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। अगले वाली यूनिट में आपको पूरा उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह से जुड़ रही है। उसके बाद है ये हो गया केट, हो गया str लेंथ यानी लंबाई। लंबाई ज्ञात करने के लिए अब देखो इन सब में स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 है, सब के अंदर दो दे, इसमें भी स्ट्रिंग 1 आएगा s1 और s2। लेकिन जो लेंथ है वो स्ट्रिंग एक ही है। क्यों? जैसे देखो ये क्या करता है, किसी भी दिए हुए स्ट्रिंग की लंबाई को ज्ञात करता है। जैसे यहाँ लिखा है COMPUTER, ये कंप्यूटर है। अगर आप इस str लेंथ का यूज करेंगे फंक्शन का,
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसकी संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट आएगा। तो अब इसमें दो स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो लंबाई ज्ञात करनी है वो किसी एक स्ट्रिंग होगी। हो सकता है जैसे कंप्यूटर साइंस वो लंबी भी हो सकती है स्ट्रिंग, लेकिन होगी एक ही स्ट्रिंग। तो उनकी जो लेंथ की लंबाई ज्ञात करने के लिए strlen फंक्शन का यूज करते हैं। अगला है strcamp। कैंप का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना करना, तुलना। अब तुलना क्या करेगा? str1 और str2 की तुलना करा है। अब देखो स्ट्रिंग 1 यदि स्ट्रिंग 2 से या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर, कोई दो चीज बराबर हो सकती है, जैसे एक नंबर हो गया 10 10 5 5 1 1 बराबर हो सकता ना। तो ये बोला स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है तो हमें रिटर्न वैल्यू 0 प्राप्त होगी। है समझ में? यदि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटा है तो हमें प्राप्त होगा 0 से कम वैल्यू। ठीक है? यदि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ा है तो रिटर्न आएगा 0 से अधिक वैल्यू। ठीक है? ये तुलना करने के 3 तरीके हो गए। एक तो बराबर हो सकती है, एक कम हो सकती है और एक ज्यादा हो सकती है। या तो बराबर होगी तो 0 आएगी और बराबर नहीं छोटी होगी तो 0 से कम आ जाएगी, और अगर बराबर दूसरे वाली वैल्यू है तो बराबर से ज्यादा है तो फिर इसमें 0 से अधिक वैल्यू है। ठीक है? ये हो गया। अब आ रहा है strcamp। ये क्या करता है? स्ट्रिंग 1 के अंदर कैरेक्टर को पॉइंट करना, यानी स्ट्रिंग 1 के अंदर आने वाले कैरेक्टर की पहली लाइन में इन सबसे पहले जो कैरेक्टर आ रहा है उसको पॉइंट करेगा। अब देखो str स्ट्रिंग यह भी क्या करेगा? स्ट्रिंग 1 के अंदर स्ट्रिंग 2 के पहली वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये आप लोगों के थे 6 सी भाषा के फंक्शन। अब इनका पूरा उदाहरण से हम आपको अगली यूनिट, जब इसकी पूरी यूनिट है उसके अंदर समझेंगे। आगे वाला टॉपिक लेते हैं। हाँ, अब आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम मेमोरी। एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है मेमोरी आवंटित करवाना, यानी एक मेमोरी को जगह देना। उसे मेमोरी का मतलब होता है जगह देना। ठीक है? मेमोरी एलोकेट 2 प्रकार से होती है। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी और डायनामिक मतलब अस्थायी, जिसको आप गतिशील भी बोल सकते हो। अब देखो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन उस समय दिया जाता है जब प्रोग्राम को रन टाइम से पहले, यानी प्रोग्राम को रन नहीं करते हैं उस समय जो मेमोरी दी जाती है, एलोकेट करवाई जाती है, उसे स्टैटिक मेमोरी कहते हैं। स्टैटिक मेमोरी को प्रोग्राम को रन करने के बाद बदला नहीं जा सकता।
इसलिए इसे स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। तो देखो मेमोरी एलोकेशन में सबसे पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है प्रोग्राम को रन करने से पहले जो मेमोरी दी जाती है उसे स्टैटिक मेमोरी कहते हैं, जिसे बाद में प्रोग्राम रन होने के बाद बदला नहीं जा सकता। उसी तरह दूसरा है तुम्हारा डायनामिक का मतलब होता है अस्थायी, यानी ये वाली मेमोरी एलोकेट उस समय करवाई जाती है जब प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद या रनिंग टाइम के अंदर जो मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है उससे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। यानी इस मेमोरी को हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं प्रोग्राम होने के बाद, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। तो ये हो गए दो प्रकार से मेमोरी एलोकेट करवाना। अब देखते हैं कि मेमोरी एलोकेट करने वाले फंक्शन कौन कौन से, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। मेमोरी एलोकेट करवाने वाले फंक्शन सबसे पहले होगा आपके कैलॉग फंक्शन, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, void star कैलॉग फंक्शन। दूसरा हो जाएगा तुम्हारे void star फ्री। तीसरा हो जाएगा void star malloc। अगला हो जाएगा void star रीएलोकेट। अब देखिए void एलोकेट का मतलब होता है इस फंक्शन के द्वारा एरे के अंदर ब्लॉक को एलोकेट किया जाता है। यानी आप ये बोल सकते हो एरे के अंदर मेमोरी का ब्लॉक बनाना। मेमोरी एलोकेट कराने के लिए कैलॉग फंक्शन का उपयोग करते हैं। दूसरा फ्री फंक्शन, यानी फ्री फंक्शन कैलॉग फंक्शन या मेलॉक फंक्शन के द्वारा जो मेमोरी आवंटित की गई है उस मेमोरी को फ्री करना। यानी एरे के अंदर मेमोरी ब्लॉक को फ्री करना, यानी जो मेमोरी आवंटित की गई है उस मेमोरी को फ्री करने के लिए void फ्री फंक्शन का उपयोग करते हैं। तीसरा मेलॉक, इस फंक्शन के द्वारा भी मेमोरी का एलोकेशन किया जाता है, मेमोरी का बंटवारा किया जाता है, मेमोरी को अलग अलग जगह आवंटित की जाती है मेलॉक फंक्शन के द्वारा भी। रीएलोकेट, यानी इस फंक्शन के द्वारा जब एक बार मेमोरी एलोकेट कर गई है और उस मेमोरी को दोबारा एलोकेट करवाना है तो इसे रीएलोकेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। यानी पुनरावर्तन, उस मेमोरी का जो एक बार ब्लॉक बन गया है उसी ब्लॉक को दोबारा बनाना, सेम ब्लॉक को दोबारा बनाने के लिए रीएलोक फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारे होगा सी भाषा के अंदर पॉइंटर के अंदर हम आपको पूरा अगले वाले यूनिट में बताएंगे। यहाँ तक जो आप लोगों को कॉपी में मैंने नोट्स बना दी पीडीएफ भेजी है वो आप अपनी कॉपी में उतार लें और ये आगे इसका कंटिन्यू आगे समझाता रहूँगा।